नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। देश में जीविका की क्या परिस्थिति है? किस तरह से नौकरियाँ या जीविका के उपार्जन सिर्फ़ हमेशा नौकरी ही नहीं होता। यदि किसी किसी व्यक्ति के यहाँ किसी फैक्ट्री में या कि सरकारी तंत्र में जाके नौकरी करना ही जीविका नहीं है। जीविका के मायने अधिक हैं, आपका स्वरोज़गार भी हो सकता है। तो इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं, उसको बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब को। तो उनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि पहले से अब में और आगे भविष्य में क्या संभावनाएँ रहेंगी। शशांक भाई नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार। बातचीत। तो ये जीविका उपार्जन की बात जो है उसमें कुछ ऐसा चला है कि सब ये मान लिया गया है कि सबको सरकार नौकरी दे देगी, जबकि ये दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है। और जो संपन्न देश हैं, वो सरकारी नौकरियों के हिसाब से आगे नहीं बढ़े हैं। मुख्य रोल उसमें भई सरकार का तो एक रेगुलेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का, पढ़ाई-लिखाई का और कुछ क्षेत्र होते हैं उसमें वो मुख्य रूप से काम करते हैं। सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, डिप्लोमेटिक सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, भारत के हिसाब से कहा जाए तो। लेकिन अब वो नौकरियाँ सबको अधिक दे देंगे और हमको भी ये मालूम है कि सब जगह जो कि पैरेटो प्रिंसिपल है दुनिया में 80-20 माना जाता है, यानी कि अधिकतर सरकारी विभागों में अगर 80 नहीं तो कम से कम 70% तो लोग आंशिक काम करते हैं और मुख्य काम 30% करते हैं और बचा हुआ काम जो है वो 20% करते हैं और ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा भाग है जो कि आराम से तनख्वाह घर ले जाता है। और ये कोई बाहर का तो आकलन है, ये जो सरकार में जो खूब काम करते हैं, जिनको काम करने की आदत है या उनके काम करने की उनकी जो इच्छा है या कि स्किल है, उन पे काम लाद दिया जाता है, बाकी लोग मस्ती करते रहते हैं। मैं भी एक कई सरकारी विभागों में जाता हूँ, तो जब तक गाड़ी पार्क होती है, कुछ जगह मल्टी लेवल पार्किंग है, तो हो सकता है कि आधे लोग तो ड्राइवर हों जो कि वहाँ पे जो लोग आए हैं उनके साथ हों। लेकिन आधे तो वहीं के लोग लगते हैं, जिस तरह से वो आराम कर रहे होते हैं या कि ताश खेल रहे होते हैं या कि लंच उनका आधे घंटे पहले शुरू हो जाता है और 1 घंटा बाद तक चलता रहता है। और कहीं भी दफ्तर में हमेशा होता है कि बाबूजी आए नहीं है या आ जाएँगे थोड़ा देर बैठिए आप या आज नहीं कल मिलेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ पूरे देश में रहती हैं। तो ये तो है सरकारी की वास्तविकता नौकरी की, जो सरकार में काम करने वाले लोग खुद भी बताते हैं, दूसरे लोगों का भी आकलन है। तो ये जो एक जीविका उपार्जन की और नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसके पास ये आंकड़े हैं और कहाँ से आंकड़े जनरेट होते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं और मेरी तो ये आप इसको समझाने की कोशिश करें कि भई इसमें ये जो आधार कार्ड है ये एक मुख्य इसका सूत्रपात कर सकता है कि इसमें तो 2 ही तो जगह आपको डालनी है कि आप विद्यार्थी हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप हायर सेकेंडरी से सेकेंडरी में चले गए हैं, अब आपने आर्ट्स जॉइन कर लिया है, कॉमर्स जॉइन कर लिया, इंजीनियरिंग में चले गए हैं और फिर जाकर के वहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं या कि कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी से जनरेट हो सकती हैं। लेकिन ये क्यों नहीं हो रही है, तो इसके तो विशेषज्ञ बताएँगे। तो मैं ये कई बार इसके बारे में सोचा तो ये आपके सामने बात रख दी। तो इस विषय को शशांक भाई आप समझाएँ ज़रा। भारत में गलत अवधारणाओं की एक परंपरा सी प्रारंभ कर दी गई है। जैसे जी। जीविका का अर्थ सरकारी जीविका ही माना जा रहा है। ये हुँ, इतना गलत है, आप आंकड़ों से इसको समझ सकते हैं। अभी पंजाब की सरकार कह रही है कि उसने 29,000 व्यक्तियों को सरकारी जीविका दी है। हुँ, पंजाब की जनसंख्या करीब-करीब 3.25 करोड़ है। 3.25 करोड़ में 29,000 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरियों की क्या सीमा है और सरकारी नौकरी रोजगार का या जीविका का समाधान नहीं है। तो जो अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सरकारी नौकरियों को ही जीविका का माध्यम बना के देश के युवाओं में एक गलत अवधारणा डाल रहे हैं।
उनको गलत स्वप्न दिखा रहे और फिर वो स्वप्न उनके टूट जाते हैं। एक आंकड़ा और है कि जी। 2014 से 2022 के मध्य केंद्र सरकार में 7,20,000 नौकरियां दी गई और इसके लिए आवेदन कितने आए? 22 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी सरकारी देने की क्या बात सीमा है, व्यवस्था है और इसमें ज़्यादा कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि सरकारी नौकरी में जो आप व्यक्ति रखते हैं, जो उनका वेतन है, उसके अनुरूप उनकी उत्पादकता क्या है, कार्य क्या है? जैसे एक आंकड़ा ये था कि बीएसएनएल में जिस काम को 100-200 व्यक्ति मिलके करते हैं, रिलायंस जियो में 10 व्यक्ति करते हैं। तो नौकरी आप अवश्य दें, लेकिन उसकी आवश्यकता हो तब दें। तो भारत एक धन के मामले में ज़्यादा समृद्ध राष्ट्र नहीं है। अभी भी हम जी। विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए। ऐसे में हमारा एक-एक पाई का जो व्यय हो रहा, उसका उत्पादकता में सदुपयोग होना चाहिए। मात्र एक वोट वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, मतदाता वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सरकारी नौकरियों का ढिंढोरा नहीं पीटा जाना चाहिए। अभी जो सरकारें बड़ी सरकारी नौकरियों का वादा करके जब सत्ता में आई तो उनको वास्तविक स्थिति पता चली और आज वो जो बड़े-बड़े वादे किए थे उस दिशा में बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही। तो हमें युवाओं को ये बताना होगा कि सरकारी नौकरी समाधान नहीं है। समाधान है कि आपके क्षेत्र में जीविका का अवसर बढ़े, स्वरोजगार का अवसर बढ़े, निजी क्षेत्र आगे बढ़ें और आपके लिए जीवन यापन के लिए अच्छे वेतन की एक जीविका का प्रावधान हो। इस दिशा में काम करके ये समझाना होगा। आप सरकारी नौकरियों का एक स्वप्न दिखा के देश के युवाओं के साथ एक गंभीर अपराध कर जी। लेकिन ये तो जैसे बहुत सारे देश हैं जिसमें मुख्य तौर पे तो पश्चिम के भी दोष है और एशिया के भी देश हैं जैसे कोरिया है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है, जिन्होंने इसमें काफ़ी काम किया है कि उद्यमियों के देश हैं वो बेसिकली। भारत नौकरशाहों का देश है। ये जो लोगों की जो आकांक्षाएँ हैं या कि उनके सपने हैं कि मैं बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा, यानी कि पढ़ाई का मतलब ये है कि बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा। और उसके बाद के अंदर ठाठ से पूरी ज़िंदगी रहूँगा और सब लोग परिवार में भी मेरा नाम रहेगा। अब मैं व्यापार में जाऊँगा तो उसमें कितनी बड़ी रिस्क है। और अगर मैं वहाँ पे मुश्किल हो जाए और मैं फ़ेल हो जाऊँ तो मुझे हँसने के लिए तो सारा परिवार बैठा हुआ है। सारा मतलब सारा मित्रों का समूह बैठा हुआ है। तो वो नौकरी में अपने सरकारी नौकरी में घुस जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अधिकतर लोग यही समझाते हैं और ये भी देखने में आया है कि इस नौकरी के जाल में जो मकड़ जाल है, उसके कारण अधिकतर जो कोचिंग संस्थान हैं, वो उसी मकड़ जाल की जो उसको फ़ीड करते हैं और उसमें बहुत कुछ होता है कि वो आज अपना विषय नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि नौकरशाहों का देश है, इसको उद्यमियों का देश बनने में समय तो लगेगा। तो क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? एक ये भी एक महत्वपूर्ण क्या इस तरह के अवसर पिछली बार सामने आ रहे हैं या कि आगे इसमें आपको लगता है ऐसा कि परिवर्तन होगा? हमें राष्ट्र के सामने तथ्य सामने रखने पड़ेंगे। हमें युवाओं को बताना होगा कि सरकारी नौकरी की क्या सीमा है। अब अगर 1 लाख सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष सृजित की जाती है, तो आप समझिए कितने युवाओं को मिलेगी। और अगर हम स्वरोजगार को बढ़ावा दें, तो बिना सरकारी नौकरी के भी वो अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि वो विकास के साधन बढ़ाए, सड़क, सिंचाई, शिक्षा इनको महत्व दे ताकि उस क्षेत्र का स्वतः विकास हो। जी। हमें जिसको कहते हैं ना स्व वित्त पोषित विकास की ओर बढ़ना होगा। सरकारी नौकरियाँ इसका विकल्प नहीं है, लेकिन मुझको दुःख इस बात का होता कि हम राष्ट्र की जनता को या देश के युवाओं को समझा ही नहीं पा रहे हैं या समझाना चाहते ही नहीं, एक वर्ग विशेष कि सरकारी नौकरियाँ समाधान नहीं है।
सरकारी नौकरियों के लिए आप प्रयास करो, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो आप स्वरोजगार की ओर भी बढ़ो। और अगर हम ये नहीं समझा रहे हैं तो हम देश में एक अराजक भाव सृजित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है और आज नहीं कल या हम लोग जो हैं, हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि आप स्वरोजगार को हीन भाव से नहीं देखें। मेरे शहर में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो चाट का ठेला लगाते थे और आज वो 4 फ्लैट खरीद के बैठे हैं और अभी भी ठेला लगा रहे हैं। तो ये सब उदाहरण लोगों को देना होगा, तब जाके ये सरकारी नौकरियों का जो मायाजाल है, इससे मुक्ति मिलेगी और राष्ट्र का युवा किसी भी व्यवसाय को हीन दृष्टि से नहीं देख के उस ओर प्रवृत्त होगा और अच्छे जीवन यापन की ओर बढ़ेगा। भारत उद्यमियों का राष्ट्र रहा है, यह उद्यमिता हमेशा से सर्वोपरि रही है, इसीलिए किसी युग में सोने की चिड़िया था। हम जो तथाकथित वामपंथी लोग हैं या कचरे वित्त विशेषज्ञ हैं, इन्होंने सरकारी नौकरियों को ऐसा आकर्षण का केंद्र बना दिया कि बाकी कुछ लोगों को सूझता ही नहीं। इस पे एक विस्तृत व्यापक विचार विमर्श हो और हम लोगों को समझाएं कि नहीं, आप मात्र सरकारी नौकरी की और लालच की दृष्टि से नहीं देखें, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ। एक बात शशांक भाई आप समझाइए, क्योंकि आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से देखते समझते रहे हैं, उसका सामना भी करते रहे हैं, हम सभी लोगों ने किया है कि वो सोसाइटी, वो एक पूरा तबका या कि वो देश और उसके राष्ट्र की अवधारणा जहां उद्यमियों को सबसे नीच समझा जाता है, उद्यमियों पे सारे के सारे रोक लगा दिए जाते हैं, उनको बेड़ियों में डाल दिया जाता है। तो इस बात की जो है ना वो पैरवी करने वाले, उसको सही ठहराने वाले इकोनॉमिस्ट कैसे हो सकते हैं, वित्त विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? ये वो मेरी समझ। अधकचरे वित्त विशेषज्ञ हैं। जब भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, प्रतिष्ठान बढ़ेंगे, उद्यम बढ़ेंगे, तभी किसी का जीवन सुखी होगा। भारत में जो आज हम एक सुखी समृद्ध मध्य वर्ग देखते हैं, वो कहाँ से आया? वो उद्यमिता से बढ़ने से आया। वो नई नई कंपनियां बनी, उनमें अच्छे वेतन मिले, उससे एक बड़ा विस्तृत और आर्थिक रूप से सक्षम मध्य वर्ग तैयार हुआ। हमको ये बातें लोगों को समझानी होगी कि एक इन्फोसिस कितने, एक टीसीएस कितने सफल, भौतिक रूप से सफल परिवार का जन्मदाता है, कैसे उसने समृद्धि का विस्तार किया है, जीवन स्तर ऊपर बढ़ाया है। ये बातें जब हम लोगों के समक्ष लाएंगे, तब इनकी जो झूठी अवधारणा है वो समाप्त होगी। ये अर्थशास्त्री नहीं है, ये अनर्थ शास्त्री। नहीं, आप देखिए कि जैसे कोई भी नई तकनीक आती है, नया कोई सेवा आती है या कि उपकरण आता है, जैसे आप देख लीजिए कि चाहे वो मोबाइल फ़ोन की बात हो या कलर टेलीविज़न होने की बात हो या कि लिबरलाइज़ेशन की बात हो, भई वो लिबरलाइज़ेशन तो मजबूरी में किया गया था, ये तो अ, अब सामने पूरे के पूरे तथ्य आ ही चुके हैं ना। हमको तो अलग कहानियाँ सुनाई गई। तो एक आज दुनिया में आज जो है वो मोबाइल जो डेटा है और वॉइस जो सर्विस है, अब तो सारी चीज़ें मिल-जुल चुकी हैं। तो उसमें रिलायंस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा जोखिम बिल्कुल, उन्होंने लिया और उसके कारण बिल्कुल। फिर दूसरों को भी उसके कॉम्पिटिशन, तो इसकी तो बात होती नहीं है। अधिकतर तो जो एक नारेबाजी का विमर्श है, चाहे वो राजनीतिज्ञ चलाएँ, चाहे वो तथाकथित बुद्धिजीवी चलाएँ, वो तो अंबानी, अडानी को गाली देते रहते हैं। तो ये कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन है। अगर ये डेटा सर्विस आपको मालूम है कि जब मोबाइल फ़ोन शुरू हुए तो ₹18 में तो रिसीव करते थे ना, पता नहीं ₹10 में होती थी। एक इतना बड़ा मोटोरोला का फ़ोन आता था। तो वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर वो परिवर्तन नहीं होता, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मतलब जो जीविका के साधन, जो टेलीफ़ोन की, ये जो मोबाइल फ़ोन की चाहे बेचना हो, उसकी सर्विस हो, अ, उसकी बिलिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो या कि उसका सिस्टम को रन करना हो, वो पूरा एक गाँव-गाँव तक फैल चुका है। तो उसमें कितना जीविका का उपार्जन हुआ है।
और डेफिनेटली जैसा आपने क्योंकि बताया कि जहाँ पहले बीएसएनएल में 100 आदमी लगते थे, तो वो काम मेरे ख्याल में 5 या 10 लोग कर रहे हैं, या इसके आस-पास कर रहे हैं, 100 तो नहीं ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है नहीं, कि अंतर हम अंतर मैं समझाता हूँ। जी। बीएसएनएल में 100 व्यक्ति काम कर रहे थे, उसकी आवश्यकता नहीं थी। उससे वित्तीय बोझ बढ़ा और कंपनी ध्वस्त हो गई। हुँ, अब रिलायंस क्या कर रहा है, वो 10 व्यक्तियों को रख रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि 90 व्यक्तियों का रोजगार उसने ले लिया। 90 हुँ, व्यक्ति, अब वो विस्तार जो हुआ उसमें 90 क्या 9,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला, जीविका मिली। जो आप बता रहे थे सेवा क्षेत्र है, और जो दुनिया का आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है उसमें अब मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भागीदारी कम होते जा रही है और सर्विस सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ते जा रही है। और सेवा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें लगातार अवसर होते हैं, लगातार कार्य मिलते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए कि कार खरीद ली, एक बार खरीदोगे लेकिन सर्विसिंग हर साल करानी है, बीच-बीच में प्रति वर्ष करानी है, बीच-बीच में कोई और भी आवश्यकता पड़ सकती। तो सेवा क्षेत्र लगातार जीविका देने का क्षेत्र है। तो जी, रिलायंस, हाँ, तो हम क्या करें, हम एक ऐसा प्रतिष्ठान खड़ा कर दें जिसमें आवश्यकता ही नहीं लोगों की, हम मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ से वहाँ भर दें और उसके बाद वो प्रतिष्ठान बैठ जाए। उससे तो अच्छा है कि आप एक चलने लायक प्रतिष्ठान खड़ा करें और अप्रत्यक्ष जीविका उसके माध्यम से लोगों को दें। तब वो जीविका फैलती है और उससे अधिकाधिक परिवार समृद्ध होते हैं और वो चलता है। नहीं तो घाटे का उपक्रम आप कितने दिन चला सकते हो। तो जीविका को लेके ये जो हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि सरकारी जीविका को ही जीविका मान के बताना लोगों को एक देश के प्रति अपराध है, देश के युवाओं के प्रति घोर अपराध है। अब हमको ये दूसरा जो आपने बात कही, वो मॉडल लोगों को बताना चाहिए कि कैसे एक अच्छा उपक्रम खड़ा होता है तो उससे जीविका का कैसे अथाह विस्तार होता है। ये बात महत्वपूर्ण है। और अगर इस विषय में मैं तो कहता हूँ कि जो राजनीतिक दल इस पक्ष के हैं कि हम जीविका का सत्य लोगों को बताएं, उन्हें आंकड़ों के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए और देश के युवाओं को एक अच्छी सकारात्मक दृष्टि देनी चाहिए। तो ये जो लोगों की जो आकांक्षा है सरकारी नौकरी पाने की, उसके कारण आप देखिए कि विशाल कोचिंग तंत्र खड़ा हो गया। अब वो बच्चा जो है, उसका परिवार उसको भेज देता है। तो कितने लोग जो है वो जो चाहते हैं उसके लिए वो शायद हैं ही नहीं। लेकिन उनका परिवार या देखी मैं प्रतिस्पर्धा में कि शर्मा जी का बच्चा जा रहा है तो वर्मा जी का भी जाएगा और फलाने का भी जाएगा, और वो अगर कोचिंग में नहीं गया तो आप छोटे हैं। तो ये एक जो अनहेल्दी, जो मतलब बिल्कुल ही जो रुग्ण किस्म की जो प्रतिस्पर्धा है, बिना सोचे समझे, इसका परिवार, समाज पे भी उसका कारण है, परिवार पे भी है, और हो ये रहा है कि ये जितने भी अधिकतर कोचिंग संस्थान हैं, ये कुछ जगह एडमिशन पाने के लिए या कुछ जगह उसका नौकरी दिलवाने के लिए है। लेकिन इनके कहीं आंकड़े तो आने चाहिए कि भई इतने लोग हैं और इतने उसमें जा पाए। तो ये जो एक भ्रम है, एक ये मकड़ जाल है, वो शायद धीरे-धीरे, अभी तो बहुत मजबूत है, वो पॉलिटिकल पार्टियों को फंड करते हैं ये लोग। जो मैंने प्रारंभिक आंकड़ा दिया था कि 7 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन, इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब कोचिंग क्लासों की बात करें तो ये तो स्वप्न बेचते हैं और इनके कारण हमारे युवाओं पे दबाव है कि आप जाओ वहाँ अच्छा करो, पढ़ो, फिर सरकारी नौकरी पाओ। अब ये तो हो नहीं सकता कि सबको मिल जाए या अधिकांश को मिल जाए, क्योंकि नौकरी उतना है ही नहीं। 100 में उसमें मात्र 2 को मिलेगी, तो 98 को तो मिलना नहीं है। तो ये एक अंधी दौड़ है जिसको रोका जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए कि आप एक ऐसे मार्ग पे जा रहे हो जहाँ अवसर है ही नहीं। और अगर आप निजी कौशल की ओर जाओगे, अगर आप स्वरोजगार के लिए जाओगे, तो आपके पास अथाह अवसर खुले।
कुछ भी आप कर सकते हो। तो इस दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए, और ये सब जो विध्वंसक अवधारणाएं हैं, सरकारी नौकरी, कोचिंग से आप सरकारी नौकरी पा सकते हो, इन सब पे एक तथ्यात्मक बातें सामने आनी चाहिए। हमारे देश का युवा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी देश का भी युवा उसके लिए महत्वपूर्ण होता। अब उसके मन में गलत अवधारणाएं बैठाना राष्ट्र के प्रति अपराध है। तो ये बातें लोगों को बताई जानी चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। अब पिछले दिनों एक आंकड़ा आया कि भाई राजस्थान से यूपीएससी में, अब यूपीएससी मेंस है या क्या है, उसमें 25 लोग सेलेक्ट हो गए। तो बैठे कितने होंगे? 25 आप ही देख लो, कितने करोड़ की जनसंख्या है, 25 हो गए, उससे क्या विकास होगा? देखिए, विकास विस्तृत होना चाहिए, विकास एक फैलाव भरा होना चाहिए, और वो सब मात्र स्वरोजगार और निजी क्षेत्र के तीव्र विकास से ही संभव है। सरकारी नौकरियों की एक सीमा वो रहेगी, चाहे आप अर्थव्यवस्था को कुछ भी बना दो। तो हम ये लोगों को अगर जी। अगर हम ये सच्ची गाथाएं लोगों को बताएंगे, युवाओं को बताएंगे, तो प्रेरित होंगे, उनका भी ज्ञान विस्तृत होगा। मात्र सरकारी नौकरियों का एक सपना दिखा के उनको उस अंधी दौड़ में डाल देना, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। तो अब आप जो है ना, एक जो मतलब इनपुट आउटपुट एनालिसिस अगर इसका किया जाए, भाई कितने लोग इस मकड़ जाल में घुसे और उसमें कितने तैरते हुए निकल गए, और फिर इसके ऊपर अखबार वाले लिख रहे हैं कि ये 25 जो आए हैं, ये देश की जो जो प्रदेश की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसने कोई कमाल कर दिया है। कोचिंग इंडस्ट्री का कमाल सिर्फ आपकी प्रतिभा को थोड़ा सा परिष्कृत करना हो सकता, उससे अधिक तो मेरे को नहीं लगता। अगर कोचिंग इंडस्ट्री वाले इतने ही अच्छे हैं तो मात्र 25 क्यों आए, अधिक आने चाहिए थे। तो वो आपके अंदर एक आंतरिक योग्यता होती है जिसके आधार पे आप इन परीक्षाओं में सफल होते हैं। थोड़ी बहुत सहायता कोचिंग से हो जाती है, लेकिन 25 व्यक्तियों को हम आईएएस बना के युवाओं का मनोबल नहीं बढ़ा सकते, उन पे कोई बड़ा उपकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा हमें की तो अवधारणा, देखना होगा। शिक्षा की अवधारणाएं बहुत लंबे समय से हर आदमी को बीए करना है, एमए करना है, और फिर बाद में इंजीनियरिंग भी करना है, और आजकल एमबीए भी करना है, ये सब कुछ करना है। और भारत के अंदर मेडिकल के अंदर जो है ना, अगर वो ना मिले, क्योंकि एक बैंक मैनेजर साहब मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे यार देखो ऐसा है साहब, आप इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करते रहते हो, लेकिन हमको डॉक्टरों को जो है ना लोन देने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर फेलियर रेट जो है ना, वो एनपीए हमारे बड़े कम है। मैंने कहा साहब ऐसा है कि वो 5-5 हज़ार रुपए का रोज का रूम बेच देते हैं, तो उस पर कोई कंट्रोल जब तक नहीं होगा, तो ये तो एक तो इसका तो अब क्या किया बताया जाए। मतलब इसमें मेरे मैं तो आपको ये एक समझ नहीं तथ्य आता कि एक मैं एक कमरे का तथ्य बताता हूँ 10,000 आपको। कैसे हो सकता है? और मैं वो एक भी तथ्य जबकि बताता हूँ आपको। बहुत सारे कमरे हो, कोई 2-4 कमरे ना हो। नहीं, 90% जो उपक्रम है ना, वो हुँ। सेल्स से चलते हैं, चलते हैं, व्यापार से चलते हैं। बहुत से इंजीनियर है ना, वो सेल्स की गतिविधियों में लग जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते अभी हैं। मैं ऐसे बहुत जानता हूँ जो नहीं, वो भी उसका पार्ट है, वो भी उसका पार्ट है, और हम तो ये जितने भी ऑटोमेटेड ये जैसे जीविका के अवसर है, उसमें 90% जीविका के अवसर सेल्स के होते हैं। हाँ, नहीं तो बिल्कुल। सेल्स ही आधार होता है सब किसी भी उपक्रम को चलाने का। हुँ, हुँ। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से अब सोचना अधिक उचित लगता है। और जो आपने कहा डॉक्टर या इंजीनियर की, तो वही बात है, डॉक्टर भी एक तरह के अपने प्रोडक्ट को सेल ही कर रहे हैं, वो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं डिमांड बेच रहे हैं या दे रहे डिमांड हैं। सप्लाई डिमांड सप्लाई की बात हाँ, है। हाँ। डिमांड और सप्लाई की बात। हम्म, और
अब मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय पे एक श्रृंखलाएं बने जहां हम ऐसी सफल गाथाएं लोगों को बता सकें कि उसने साधारण या छोटे स्तर पे अपना स्वरोजगार प्रारंभ किया और कहाँ पहुंचा। नहीं अगर ये इसमें बताएंगे तो युवा अपना जीवन के जो बहुमूल्य वर्ष हैं वो वो इस बर्बाद मृग मरीचिका के प्रति नहीं रहेंगे और इससे राष्ट्र का बड़ा उपकार हो। एक 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 बैंक मैनेजर मुझे बता रहे थे, एक बैंक मैनेजर मुझे बता रहे थे कि एक उनके गांव का कोई था तो उसके पास, और वो लगातार जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी, इसकी तैयारी, उसकी तैयारी, जितने भी एग्जाम है उसने कोई छोड़े नहीं। और उसके घर में जो है वो बड़ी संकट था। तो वो उनसे वो मिलता था तो उनको कहते थे अरे तू कोई काम कर ले। तो एक बार वो हो गया, पहुंच गया उनके पास में, तो उसने कहा सर मैनेजर साहब मैं काम तो कर लूंगा, मुझे लोन का भी चाहिए। मुझे कहते कितने पैसे चाहिए तुझे? तुझे इतने इतने चाहिए। तो कितने चाहिए? मुझे मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने उस पे, क्यों मैं तुझे जानता हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि वो 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर उसने घर भी बना लिया। और उसने एक बार आया कि साहब इस बार तो बहुत बढ़िया काम हो गया, और वो उनके घर पे आम की पेटी लेके पहुंचा। तो उसने कहा ये तू कहता है कि साहब इस बार इस सीजन में मैंने आम से, सिर्फ आम की ट्रेडिंग से मैंने 7 लाख रुपए कमाए साहब। बताइए तो आप। उसने कहा तो तूने मेरे बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खोला है? तो यहाँ यहाँ खोला अकाउंट। कहते आप दूर पड़ता है आपका। कहते कोई बात नहीं है, हमारी ब्रांच में ही है। तो वो एसबीआई में थे। तो ये चीजें सामने आ नहीं रही हैं हमारे यहाँ, तो खोमचे वालों का और उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये एकदम वास्तविकता गलत है। किसी है। कोई भी व्यक्ति जो जीविका कर रहा उसका बिल्कुल प्रयास नहीं उड़ाना चाहिए। वो आदमी परिश्रम कर रहा, वो व्यक्ति अपने परिश्रम से आगे बढ़ रहा, किसी पे बोझ नहीं है। सरकारी नौकरी जो की आवश्यकता नहीं है वैसी सरकारी नौकरी अर्थव्यवस्था पे बोझ है। जो कि जी खोमचे बिल्कुल। बेचने वाला देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा वो ज्यादा अधिक सम्मान का अधिकारी है। हमको इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। एक एक हर हमारे हर सामने व्यक्ति जो व्यापार कर रहा वो एक विक्रय पुरुष है, चाहे जी वो अदानी जी हो और अंबानी जी हो और या एक पकौड़े बेचने वाला हो। सब अपने अपने स्तर का प्रयास कर रहे हैं। हम क्यों किसी का उपहास उड़ाए, निंदा करें। मैं तो उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। जब भी मैं मार्ग से जाता हूँ अगर बगल में देखता हूँ कि फुटपाथ पे लगी हैं दुकानें, खोमचे वाले हैं, तो मुझको लगता है कि देखिए कितना बड़ा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, बोझ नहीं बन रहे, अपना परिवार चला रहे हैं, किसी प्रकार की गलत आकांक्षाओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने तो बच्चों को हमको पढ़ा तो रहे हैं। ये जितनी जल्दी हम देश के युवाओं को सिखाएंगे उतना अच्छा है। क्योंकि अगर हम ये नहीं बता पाए तो हम देश में एक गलत जनमत को प्रश्रय देंगे। ये उचित नहीं है और इसी से आर्थिक ध्वंस का आधार तैयार होता है, जो हमने अनेक अर्थव्यवस्थाओं में देखा है कि अ, इसको अंग्रेजी में फ्री बीज कहते हैं। फ्री बीज बांट बांट के अर्थव्यवस्थाओं का भट्टा बैठा दिया गया। तो शशांक भाई, हम क्यों, वेनेजुएला पूरा पूरा बर्बाद हो गया इसीलिए। वेनेजुएला बहुत से जब राष्ट्र हैं, श्रीलंका हुआ, वेनेजुएला हुआ। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ एक, कि हम कहते हैं कि गैस का सिलेंडर हम आपको 500 रुपए में दे देंगे। पहली बात तो जिस व्यक्ति की अच्छी आय है उसको 500 में सिलेंडर क्यों मिले? उसको पूरे मूल्य पे मिलना चाहिए। अब एक सामान्य मध्य वर्ग में या निम्न मध्य वर्ग में महीने में एक सिलेंडर की खपत होती है। तो आप लाभ कितना पहुंचा रहे हो? उसको 500 रुपए महीना। और चूंकि आप सब परिवार को 500 रुपया दोगे तो आपका बड़ा पैसा अनु उत्पादक व्यय में लग गया। उस पैसे से आप सड़क बना देते तो वही व्यक्ति जिसको आप 500 रुपये महीने का लाभ पहुंचा रहे हो, 15,000 रुपये महीने की उसको जीविका मिल सकती थी। उसके फसल अच्छी हो सकती थी, उसका अच्छा भाव पे वो ले जाके बेच सकता था अगर आप सिंचाई या कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते। तो
लोगों को ये बताना होगा कि सरकारें जो ऐसा कार्य करती हैं वो आपके वृद्धि और समृद्धि का द्वार रोक देती है। मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा, जो भी सरकार इस तरह की बातें करती है वो देश के विकास को रोकती हैं, सामान्य व्यक्ति के विकास को रोकती हैं। धनी व्यक्ति को क्या है, वो 500 क्या 5,000 का सिलेंडर खरीद लेगा, लेकिन रोजगार के अवसर, जीविका के अवसर मात्र निम्न वर्ग के और मध्य वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब आप आधारभूत संरचनाएं बढ़ाओगे, जब आप स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करोगे, अपने प्रतिष्ठान चलाने के अवसर उत्पन्न करोगे, तभी ये समृद्धि उनके पास पहुंचेगी और फैलेगी। इस विषय पे एक व्यापक जागरण की आवश्यकता है। कोई इस विषय में बात नहीं करता, हमें बड़ा दुख है इसका, लेकिन देश के युवकों को ये या देश के जनसाधारण को ये बात समझानी बहुत आवश्यक हो गई है कि आपका कल्याण अर्थव्यवस्था के विस्तार और आधारभूत संरचनाओं में 500 रुपए महीने और 1,000 रुपए महीने के लाभ से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। ये आपके लिए धारणाओं का निराकरण करना राष्ट्र हित में बहुत ही आवश्यक। जी शशांक भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जीविका उपार्जन की जो मुख्य बातें हैं उसके अंदर एक जो भ्रम है बहुत लंबा चौड़ा कि सरकारी नौकरी में सभी लोग लगे पड़े हैं और उसके कारण उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, वो समय की बर्बादी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में इनपुट आउटपुट की अगर उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि कितने लोग उस क्षेत्र में उसकी समझ लेने के लिए घुसे और कितने सफल हुए, तो एक बहुत ही छोटी संख्या एक आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग इस ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों की इससे उनका व्यापार चल रहा है, लेकिन वो प्रोडक्टिव कुछ नहीं है। वो लोगों को भ्रम पैदा कर रहा है और वो उन लोगों को इधर-उधर उनके समय की बर्बादी भी हो रही है और धन की भी बर्बादी हो रही है। तो धन्यवाद शशांक भाई, तो हम आपके पास फिर इसी वित्त विषय से या इससे मिलते-जुलते विषय में बात करने के लिए फिर आपको तकलीफ देंगे। तो आप यहाँ आए और आपने जीविका उपार्जन के बारे में और उससे संबंधित जो जानकारी आपने दी, वो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम बातचीत कर रहे थे जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से जीविका उपार्जन और उसके क्या क्या सामने विकल्प हैं, बहुत सारे कारणों से और कुछ ऐतिहासिक कारणों से और कुछ अवधारणाओं के कारण ऐसा मान लिया गया है कि भाई हर आदमी को सरकारी नौकरी करनी है, उसको मिल सकती नहीं है, उसकी अपनी जो है वो उसकी सीमाएं हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।